नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में राजनीति धीरे धीरे गर्मा रही है और राजनीति गर्मा रही है बीजेपी और एनडीए में शामिल नीतीश कुमार के बीच। कहा जा रहा है कि जब से दिलीप जायसवाल को बीजेपी ने बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बनाया है, उसके बाद से ही नीतीश कुमार को बिहार बीजेपी के पोस्टरों से गायब किया गया है। 6 अगस्त को नीतीश कुमार का छोटा फोटो बिहार बीजेपी ने अपने पोस्टर में लगाया था, लेकिन उसके बाद से गायब कर दिया गया है। अब एक पोस्टर जारी किया गया है, वो है राजगीर में खेल अकादमी का, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया और लाने के लिए जोर भी नीतीश कुमार ने ही लगाया था। नीतीश ने इसकी वर्ष 2007 में घोषणा की थी, लेकिन अब नीतीश ने उद्घाटन किया, लेकिन बीजेपी ने जो पोस्टर जारी किया उसमें नीतीश कुमार गायब रहे। नीतीश को क्रेडिट दिया ही नहीं गया। पोस्टर में मोदी, शाह, नड्डा के अलावा बिहार बीजेपी के नेता रहे, लेकिन नीतीश गायब रहे। पत्रकारों का कहना है कि सब कुछ 6 अगस्त के बाद बदला गया है। अब नीतीश के काम का क्रेडिट भी छीना जा रहा है, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि अब ये गठबंधन नाजुक मोड़ पर आ गया है, क्योंकि नीतीश कुमार इतना सहने वाले नहीं हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। मोदी सरकार पर राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराने का दबाव बढ़ रहा है। विपक्ष बार बार ये मांग उठा ही रहा है। सरकार के सहयोगी दलों में भी फूट पड़ती दिखाई दे रही है। चिराग पासवान पहले ही समर्थन कर चुके हैं और नीतीश की बारी थी और कहा जा रहा है कि नीतीश ने भी समर्थन किया है। बता दें, नीतीश कुमार मोदी सरकार में एक बड़े सहयोगी हैं। अगर उन्होंने विरोध किया और मोदी नहीं माने तो मोदी को सच में झोला उठाकर जाना पड़ सकता है। खबर है कि जेडीयू ने जातीय जनगणना पर विपक्ष का साथ दिया है और पूरे देश में जातीय जनगणना की मांग उठाई है। सूत्रों की माने तो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी कल्याण पर संसदीय समिति की हुई पहली बैठक में विपक्ष ने एक सुर में जनगणना की बात उठाई, तो जेडीयू ने भी हाँ में हाँ मिलाई। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाकर उन्हें ओबीसी के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने की विपक्षी नेताओं की मांग का समर्थन किया। समिति की पहली बैठक में लोकसभा में डीएमके संसदीय दल के नेता टीआर बालू ने जनगणना का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के मणिकम टैगोर और टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने उनका झट से समर्थन कर दिया। पीछे से जेडीयू सांसद गिरिधारी यादव ने भी समर्थन कर दिया। समिति के बाकी नेता इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रहे। समिति में ज्यादातर सदस्य बीजेपी से हैं, उन्होंने भी चुप रहना ही ठीक समझा और मांग का विरोध नहीं किया। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने तो गृह मंत्रालय के अधिकारियों से यहां तक कहा कि जातीय जनगणना को बैठक का पहला विषय होना चाहिए था। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की अब मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। पहले तो आरजेडी विधायक ने दावा किया था कि चिराग की पार्टी के 3 सांसद बीजेपी में आने वाले हैं और उनके संपर्क में हैं। ये तब कहा गया जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके चाचा पशुपति पारस से मुलाकात की, जिसे लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी थी। अब दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार चिराग पासवान की लोकसभा सांसदी खत्म करने की मांग की गई है और मांग की है बीजेपी के नेता ने। दैनिक भास्कर ने बताया है कि बीजेपी के नेता राकेश सिंह ने चिराग पासवान की सांसदी को चुनौती दी है। उनका आरोप है कि चिराग पासवान ने उनके खिलाफ रेप जैसे संगीन मामलों की जानकारी छुपाई है। इस चुनौती को लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में शिकायत की गई है। तीनों ही स्थान पर भाजपा नेता ने रेप के मामला छुपाने के अलावा केंद्रीय मंत्री के ऊपर पैतृक संपत्ति की भी सही जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया है। लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान को अब मोदी के फैसलों के खिलाफ बोलने का, आवाज उठाने का खामियाजा भुगतना होगा। बीजेपी लगातार उनके खिलाफ एक्टिव हो गई है। महाराष्ट्र की सियासी हलचल लगातार हो रही है। अजित पवार की एनसीपी लगातार निशाने पर है। अब महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने कैबिनेट बैठकों के दौरान एनसीपी के मंत्रियों के साथ बैठने के बाद उल्टी करने वाला बयान दिया था, जिसके बाद एनडीए में विवाद शुरू हो गया। तानाजी सावंत के बयान पर अजित की पार्टी एनसीपी के प्रवक्ता उमेश पाटिल ने मांग की है कि शिवसेना नेता तानाजी सावंत को कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए। उमेश पाटिल ने कहा, या तो वो रहेंगे या एनसीपी रहेगी। अगर उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया तो हमें महायुति मंत्रिमंडल छोड़ देना चाहिए। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं से मंत्रिमंडल छोड़ने का अनुरोध करता हूं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच सेंधमारी शुरू हो गई है। हर दल विरोधी दलों के विधायक, पार्षद और नेताओं को तोड़कर अपने दल में शामिल करने की हर संभव कोशिश कर रहा है। इसमें सबसे बड़ी कोशिश बीजेपी की नजर आई और वो उसमें कामयाब भी रही। दरअसल कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया था। अब आम आदमी पार्टी एक बार फिर बीजेपी पर हमलावर हो गई है और पार्टी नेताओं ने बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस चलाकर खरीद फरोख्त के आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं।
आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि हमारा चुनाव निशान झाड़ू है और जिनके दिमाग में सत्ता का नशा है उनके दिमाग पर यहाँ की जनता झाड़ू मारकर उन्हें ठीक करेगी, हम लोग भी ठीक करेंगे। उन्होंने कहा कि इस गफलत में बीजेपी को नहीं होना चाहिए कि जो फॉर्मूला उन्होंने अलग अलग प्रदेशों में चलाया सरकार गिराने का, चाहे झारखंड हो, महाराष्ट्र हो या कर्नाटक हो या फिर अरुणाचल और उत्तराखंड हो, जो वहां किया वो यहाँ सफल नहीं होगा। उनकी जो नापाक कोशिश है वो उनको करने दीजिए। वहीं जब संजय सिंह से पूछा गया कि क्या आम आदमी पार्टी को डर है कि बीजेपी में अभी और विधायक और पार्षद शामिल हो सकते हैं, इस पर उन्होंने कहा उनके पास और है क्या, जनता ने नकार दिया तो तोड़फोड़ करो, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करो। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी एक हताश पार्टी है, इस देश में अपहरण गैंग है, विधायकों, सांसदों और पार्षदों का अपहरण करते हैं, चुनाव नहीं जीत पाते हैं तो अपहरण करो। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि बीजेपी अभी भी उनकी सरकार को गिराने के लिए ऑपरेशन कमल चलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा और जेडीएस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्तीफा देने के लिए कुछ भी गलत नहीं किया है मैंने। सिद्धरामैया ने कहा कि वो मेरा इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं, क्या ये उनके मांगते ही दिया जा सकता है, सिर्फ इसलिए कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र इस्तीफा मांग रहे हैं, फिर मैं विजेंद्र से उनकी पार्टी के अध्यक्ष पद से हटने के लिए इस्तीफा की मांग कर सकता हूं, क्या वो मानेंगे? सिद्धरामैया ने MUDA घोटाले के सिलसिले में भाजपा द्वारा उनके इस्तीफे की मांग करने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में पूछा। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद बीजेपी घिरी हुई है। इसका अनावरण पीएम मोदी ने 8 महीने पहले किया था और 8 महीने में ही यह गिर गई। इसके बाद राजनीति तेज हो गई। महाराष्ट्र में चुनाव भी आने वाले हैं, उसको ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने आज छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा गिरने पर माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं इस घटना पर सिर झुकाकर माफी मांगता हूं। हमारे लिए शिवाजी आराध्य देव हैं। बता दें, शिवाजी की मूर्ति गिरने के बाद कांग्रेस और शिवसेना UBT ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए माफी की मांग की थी। महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर हालत का जायजा ले रहे थे। शुक्रवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने दौरे की तस्वीरें पोस्ट की। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, जो कुछ भी हुआ उससे हर कोई दुखी है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देवता हैं और उनके इतिहास पर हर किसी को गर्व है। इस बारे में मुख्यमंत्री ने मीटिंग की है। उन्होंने कहा कि एक स्मारक बनाए जाने की कोशिशें हो रही हैं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो कहीं भी जाएं उन्हें पकड़ा जाएगा। बता दें, 2 दिन पहले ही अजित ने जनता से प्रतिमा गिरने के लिए माफी भी मांगी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने को लेकर FIR में नामजद स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल को कोल्हापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। समाचार एजेंसी NI के अनुसार कोल्हापुर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर पत्र लिखा। उन्होंने फिर से बलात्कार के मामलों में 15 दिन की सुनवाई और उसके बाद सजा मिलने के लिए केंद्रीय कानून लाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दे के बावजूद उन्हें प्रधानमंत्री से कोई जवाब नहीं मिला है कि भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्री से एक उत्तर मिला है जो मेरे पत्र में उठाए गए मुद्दे की गंभीरता को बमुश्किल दर्शाता है। मुझे लगता है कि सामान्य उत्तर को भेजते समय विषय की गंभीरता और समाज के लिए इसकी प्रासंगिकता को पर्याप्त रूप से नहीं समझा गया। मोदी सरकार आने के बाद से लगातार JNU को निशाना बनाया गया। अब JNU के वार्षिक लेखा जोखा के आंकड़ों के अनुसार मोदी सरकार आने के बाद से विश्वविद्यालय का शैक्षणिक खर्च यानी एकेडमिक स्पेंड लगभग आधा रह गया है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार एकेडमिक एक्टिविटीज पर कुल खर्च 2014-15 में 37.34 करोड़ रुपए था, जो घटकर 2023-24 में 20.30 करोड़ रुपए रह गया। फंडिंग में गिरावट महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करती है, जैसे कि रिसर्च स्कॉलर्स के लिए फील्ड वर्क, स्कॉलरशिप सपोर्ट, अकादमिक पत्रकारों की खरीद, लेबोरेटरी ऑपरेशंस और सेमिनारों का आयोजन। JNU कम्युनिटी की शिकायत है कि इन सभी में काफी कटौती हुई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और JMM के पूर्व नेता चंपाई सोरेन शुक्रवार को बीजेपी में शामिल हो गए। चंपाई सोरेन झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित एक समारोह में बीजेपी में शामिल हुए। सोरेन को बीजेपी में औपचारिक रूप से शामिल करवाने के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल थे। पंजाब में अकालियों की साख को शुक्रवार को जबरदस्त धक्का लगा।
सिखों की सर्वोच्च पीठ अकाल तख्त ने शुक्रवार को श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को तनखैया घोषित कर दिया। सुखबीर को 2007 से 17 के दौरान श्रोमणी अकाली दल सरकार की गलतियों के लिए ये सजा सुनाई गई है। इन लोगों को धार्मिक कदाचार का दोषी घोषित किया गया है। अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पंजाब के डिप्टी सीएम और SAD के अध्यक्ष रहते हुए सुखबीर सिंह बादल ने ऐसे फैसले लिए हैं जिससे पंथ की छवि को गहरी चोट पहुंची है। इसने सिखों के हित को चोट पहुंचाई है। आदेश में कहा गया है कि जब तक सुखबीर सिंह बादल अकाल तख्त साहिब के सामने पेश होकर माफी नहीं मांगते, उन्हें तनखैया घोषित किया जाता है। तनखैया का मतलब धार्मिक गुनाहगार या दोषी व्यक्ति का हुक्का पानी बंद करना होता है। अगर किसी व्यक्ति को यह सजा सुनाई जाती है तो ऐसा व्यक्ति ना तो किसी तख्त पर जा सकता है और ना ही किसी से अरदास करा सकता है। अगर कोई उसके लिए अरदास करे तो उसे भी दोषी माना जाता है। ये सजा उन लोगों को दी जाती है जो सिख अपने धार्मिक नियमों को ताक पर रखकर कोई फैसला देते हैं। तनखैया के दौरान मिलने वाली सजा का कड़ाई से पालन करना होता है। इस फैसले के आने के बाद सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर सुखबीर सिंह बादल की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने लिखा कि वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरी पीरी के शीर्ष स्थान श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से जारी आदेश को दास सिर झुकाकर स्वीकार करता है। आदेश के हिसाब से मैं जल्द ही श्री अकाल तख्त साहिब में पेश होऊंगा और माफी मांगूंगा। उन्होंने कहा कि तख्त के हर निर्देश का पालन होगा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भाजपा सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी के निर्माताओं को सिखों के इतिहास को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाते हुए कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने कुछ आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने की मांग की है, जिससे उनके अनुसार सिख भावनाओं को ठेस पहुंची है। फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। ये पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित बताई जा रही है। इसका लेखन, निर्देशन और निर्माण कंगना ने किया है, जो हिमाचल प्रदेश की मंडी से भाजपा सांसद हैं। कंगना की फिल्म इमरजेंसी के खिलाफ बीजेपी के नेता भी बोले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा और शिरोमणि अकाली दल के नेता नरेश गुजराल ने भी फिल्म के खिलाफ आवाज उठाई है। गुजराल ने कहा कि किसी भी पार्टी से जुड़े किसी भी फिल्म निर्माता के पास इतिहास को विकृत करने और एक बहादुर समुदाय जिसने हमेशा देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसको राष्ट्र विरोधी के रूप में चित्रित करने का लाइसेंस नहीं होना चाहिए। ये फिल्म निर्माता यानी कंगना रनौत लगातार सिख समुदाय और शांतिपूर्ण किसान विरोध में उनकी भूमिका पर हमला कर रही है, जिसमें 700 से अधिक किसानों की जान चली गई। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों और पीड़िता के परिजनों के बीच फोन कॉल्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आने से रेप और मर्डर मामले में विवाद बढ़ गया है। गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुई रिकॉर्डिंग के बाद आरोप लगाए जा रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन ने केवल गलत जानकारी ही नहीं दी, बल्कि रवैया भी असंवेदनशील था। 3 ऑडियो क्लिप्स में पहला 71 सेकंड का, दूसरा 46 सेकंड और तीसरा 28 सेकंड का है। सोशल मीडिया के अलावा कई निजी समाचार चैनलों ने इन्हें चलाया भी। खुद को अस्पताल के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट बताने वाली एक महिला की ओर से पीड़िता के पिता को कॉल किए गए थे। हालांकि हम इस क्लिप की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोलकाता पुलिस की सेंट्रल डिवीजन डिप्टी कमिश्नर इंदिरा मुखर्जी ने इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि इन ऑडियो क्लिप से ये सब साबित होता है कि हमने शुरू से ही कभी नहीं कहा कि मौत आत्महत्या से हुई। इस क्लिप से ये भी साबित होता है कि हमारी तरफ से कभी नहीं बोला गया कि ये आत्महत्या है। अब मणिपुर के सीएम बीरेंद्र सिंह ने अगले 6 महीने में राज्य में पूरी तरह से शांति बहाल करने का वादा किया है। इसके साथ ही उन्होंने पद छोड़ने से भी इनकार कर दिया और कहा कि उन्होंने ना तो कोई अपराध किया है और ना ही कोई घोटाला किया है। बता दें, कुछ दिन पहले एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें दावा किया गया कि सीएम बीरेंद्र सिंह की आवाज है। हालांकि पुष्टि नहीं हो सकी। उस क्लिप में कथित तौर पर सीएम मैती समुदाय का साथ देने की बात कर रहे थे, चुपके से बम फेंकने की बात कर रहे थे। हालांकि अगर ये उनकी आवाज थी तो उनका क्रूर चेहरा दिखाई दिया। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान उत्तरी दिल्ली के पूर्व बंगश इलाके में 3 लोगों की कथित हत्या के मामले में आरोप तय करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में सुनवाई के दौरान स्पेशल सीबीआई जज राकेश सियाल ने कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के पर्याप्त सबूत हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी व्यक्ति यानी कि जगदीश टाइटलर के खिलाफ कार्रवाई करने के पर्याप्त आधार हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत के निशानेबाज अवनी लेखरा ने कमाल कर दिखाया है। अवनी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में शुक्रवार को गोल्ड मेडल जीत लिया है। उनके अलावा भारत की मोना अग्रवाल ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है।
अवनी की ये जीत ऐतिहासिक भी है क्योंकि उन्होंने नया पैरालंपिक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अवनी लेखरा टोक्यो पैरालंपिक्स में महज 19 साल की उम्र में भाग लेने पहुंची थी। वहां भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और नया पैरालंपिक रिकॉर्ड कायम किया था। अवनी लेखरा अब लगातार 2 पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय शूटर बन गई हैं। पेरिस ओलंपिक में भारतीय शूटरों का जलवा जारी है। अब अवनी लेखरा और मोना अग्रवाल के बाद मनीष नरवाल ने मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की है। मनीष नरवाल ने सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया है। उन्होंने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर मेडल जीता। इस तरह अब तक पेरिस पैरालंपिक में भारत के झोले में 4 मेडल आ चुके हैं। बता दें, शूटिंग के अलावा भारत की प्रीतिपाल ने पैरा ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर T35 कैटेगरी रेस में मेडल जीता। इजराइल गजा में मानवीय मदद पहुंचाने के लिए युद्ध को रोकने पर सहमत हुआ है। WHO ने कहा कि गजा में बच्चों को पोलियो के टीकाकरण के लिए इजराइल ने युद्ध विराम के लिए रजामंदी दे दी है। WHO के वरिष्ठ अधिकारी रिक पीपरकॉन ने कहा कि गजा पट्टी में चलाए जाने वाले इस टीकाकरण अभियान में 6,40,000 बच्चों को टीका लगाया जाएगा। यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन के महासचिव अब्दुल मलिक अल हूती ने अब एक और बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गजा पट्टी में घटनाक्रम और पश्चिमी तट तक इसका बढ़ना इस बात का ठोस सबूत है कि एक बार फिर ज़ायोनी दुश्मन का असली चेहरा, असली नेचर सामने आया है। उन्होंने आगे कहा कि कब्जे वाले क्षेत्रों और गजा पट्टी में पश्चिमी तट पर इजराइल का आक्रमण अमेरिका के समर्थन से फिलिस्तीन में एक नया दृश्य बनाने की वास्तविक प्रक्रिया को दिखाता है। उन्होंने कहा कि इजराइल के अपराध को उनकी पूरी दृढ़ता और नरसंहार के साथ जारी रखना मानवता के लिए एक अपमान है। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि यमन के फोर्सेस अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना जारी रखेंगे और उन्होंने इजराइल के शासन को बड़े सरप्राइज का इंतजार करने की चेतावनी भी दी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।